Hello everyone, welcome to my YouTube channel Study Time Study Education. This is Deepti Yadav. Friends, today is the 8th day of this best 500 MCQ series. ये सीरीज SSC, बैंकिंग, रेलवे NTPC, UPSI, यूपी पुलिस, यूपी लेखपाल एंड यूपी SSSC के थ्रू कंडक्ट होने वाले सारे एग्जाम्स के लिए वेरी हेल्पफुल है. होपफुली यू गाइज विल लाइक वेरी मच दिस सीरीज. चलिए तो फिर आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. और हाँ गाइज, अगर आप लोगों को मेरे लेक्चर की PDF चाहिए देन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल स्टडी टाइम स्टडी एजुकेशन. चलिए आज का सेशन देखते हैं. ये है आज का फर्स्ट क्वेश्चन. द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है. क्या है? प्रवाल उत्पत्ति का है, या फिर ज्वालामुखी उत्पत्ति का है, या फिर मृदा निक्षेपण का है. देखिए यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन होगा प्रवाल उत्पत्ति का है. ये किससे बना हुआ है? जो कोरल लीफ्स होती हैं उसी के उत्पत्ति से बना हुआ है. देखिए जो ये प्रवाल भित्तियाँ होती हैं ये समुद्र के भीतर स्थित चट्टानें हैं. ठीक है. और ये किससे बनती हैं? ये जो प्रवालों द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से बनती हैं. ठीक है. और ये जो लक्षद्वीप है, मैंने इसके बारे में आपको पहले भी बताया है कि ये भारत के दक्षिण पश्चिम में अरब सागर में स्थित है. और यहाँ पे कुल कितने द्वीप हैं? 36 द्वीप हैं, जिनमें से केवल 10 पर मानव जीवन पॉसिबल है. और यहाँ पे जो 6 द्वीप हैं उन पर देसी पर्यटक जा सकते हैं, और दो द्वीप हैं वहाँ पे केवल विदेशी पर्यटक जा सकते हैं. ठीक है. और जो 2 द्वीप हैं जिन पर विदेशी पर्यटक जा सकते हैं वो है अगाती और बंगाराम. क्लियर. चलिए नेक्स्ट है आपका, ये है कोरल लीफ्स का फिगर, आप देख लीजिए. चलिए नेक्स्ट है, भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति है. ऑप्शन ए है गोंड, ऑप्शन बी जारवा, ऑप्शन सी जोआंग, ऑप्शन डी है लेपचा. तो देखिए यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी जारवा. जो जारवा जनजाति है ये अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में पाए जाने वाले 6 आदिवासी जनजातियों में से एक है. ठीक है. और जो जारवा जनजाति है इसका संबंध है नीग्रिटो समुदाय से. ठीक है. और ये जनजाति 55,000 साल वर्ष पुरानी है. लेकिन अभी जो मई 2019 में जो रिपोर्ट आई थी उसके अकॉर्डिंग अब इस जनजाति के केवल 380 लोग ही बचे हैं. ठीक है. अब बात करते हैं गोंड जनजाति की. तो जो गोंड जनजाति है ये क्या है? ये भारत के कौन से राज्यों में पाई जाती है? ये MP में, पूर्वी महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में और बिहार और उड़ीसा में मिलती है ये. ठीक है. ये भारत का सबसे बड़ा जनजाति समूह है. और ये भाषाएं कौन सी बोलते हैं? द्रविड़ियन भाषाएं बोलते हैं ये लोग. ठीक है. कौन सी? द्रविड़ियन. ठीक है. और जो बात करें जुआंग जनजाति की, तो ये जुआंग जनजाति है, इसके लोग मुख्यतः कहाँ रहते हैं? जंगल में रहते हैं. और बात करें लेपचा जनजाति की, तो जो लेपचा जनजाति है इसे रोंग जनजाति भी कहते हैं. और ये भारत की प्रमुख जनजाति है. ये जनजाति मेनली कहाँ पाई जाती है? ये सिक्किम में पाई जाती है. और ये लोग अपना एक उत्सव भी मनाते हैं, मतलब इसको वार्षिकोत्सव कहते हैं ये लोग अपना. इसका नाम होता है तेदोंग पर्वत की प्रार्थना. ऐसे लिखते हैं तेदोंग पर्वत की प्रार्थना. ठीक है. ये कब मनाया जाता है? ये लोग मनाते हैं जुलाई और अगस्त में मनाते हैं ये लोग. ठीक है. चलिए नेक्स्ट है आपका, कपिली जिसकी सहायक नदी है वह है. अच्छा, कपिली किसकी सहायक नदी मतलब पूछा गया है. ऑप्शन ए है गंडक, ऑप्शन बी कोसी, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र. देखिए यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी कि ब्रह्मपुत्र. जो कपिली नदी है वो ब्रह्मपुत्र की ट्राइब्यूटरी है, यानी कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है. ठीक है. और जो ये ब्रह्मपुत्र नदी है ये कहाँ से निकलती है? ये तिब्बत की मानसरोवर झील से निकलती है. और मानसरोवर झील कहाँ पड़ती मैंने बता दिया, तिब्बत में पड़ती है. और देखिए ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये 3 देशों में बहती है. कहाँ? तिब्बत से फिर इंडिया में आती है, इंडिया से फिर बांग्लादेश जाती है. तिब्बत में इसको क्या कहते हैं? तिब्बत में इसको कहते हैं सांगपो नदी. सांगपो. ठीक है. तिब्बत में इसको सांगपो नदी कहते हैं. और इंडिया में अरुणाचल प्रदेश में जब यह प्रवेश करती है तब वहां पे इसको क्या कहते हैं? दिहांग कहते हैं. क्या? दिहांग. तब वहाँ पे इसको दिहांग कहते हैं अरुणाचल प्रदेश में. और फिर उसके बाद ये असम में जाती है, तो असम में इसको क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं. क्लियर. और जो ये ब्रह्मपुत्र नदी है इसके बारे में थोड़ी सी और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से रिलेवेंट क्वेश्चन है वो. जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, नदी द्वीप माजुली द्वीप, वो इसी नदी पर स्थित है. ठीक है. ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है. क्लियर. और एक और ब्रह्मपुत्र नदी की एक और सहायक नदी है
जिसका नाम है लोहित नदी। ठीक है, इसे लोहित नदी या खूनी नदी कहते हैं। क्यों कहते हैं? बिकॉज इसमें लाल अवसाद पाए जाते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? खूनी नदी कहते हैं। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र नदी पर ही आपका बना हुआ है इंडिया का सबसे बड़ा पुल, जिसका नाम है भूपेन हजारिका पुल। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है? 915 किलोमीटर। किसकी? इस पुल की लंबाई। ठीक है, ये किसको जोड़ता है? ये असम को और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं? इसको ढोला सादिया ब्रिज भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो अरुणाचल प्रदेश में जो ढोला ड्रम है उसको असम के सादिया से जोड़ता है, इसलिए इसको हम लोग ढोला सादिया ब्रिज भी कहते हैं। ठीक है, और ये भारत का सबसे लंबा पुल है, याद रखिएगा। ये इसकी लंबाई 915 किलोमीटर है। और अगर हाँ ये कहा जाए कि असम यानी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में इसकी लंबाई कितनी पड़ती है, तो वो है 165 किलोमीटर। और देखिए असम में इसके अलावा एक और पुल बना हुआ है, उसका नाम है बोगीबिल ब्रिज। ठीक है, जो बोगीबिल ब्रिज है ये भारत का सबसे लंबा रेल रोड ब्रिज है। अब मैं इसको रेल रोड ब्रिज क्यों बोल रही हूँ? बिकॉज इसमें 2 लेन है। बेसिकली इसमें कितनी लेन है? 2 लेन है, जिसमें नीचे है रेलगाड़ी चलती है, नीचे रेलगाड़ी चलती है और ऊपर सड़क है, और ऊपर सड़क मतलब नीचे रेलगाड़ी चलती है और इसके ऊपर सड़क है। सड़क पे कितनी लेन है? सड़क पे ऊपर 3 लेन है, जिसपे वो इतनी मजबूत बनाई गई है सड़क की, जिसपे अगर जरूरत पड़ने पर एयरक्राफ्ट या एयरप्लेन भी उतर सकता है। ठीक है, और बोगीबिल ब्रिज है, इसकी लंबाई कितनी है? 4.9 किलोमीटर। ठीक है, ये देखिए ये जो बोगीबिल ब्रिज है ये भारत का सबसे लंबा रेल रोड ब्रिज है। वैसे तो भारत का सबसे लंबा ब्रिज तो वही है जो अभी बताया था, भूपेन हजारिका, लेकिन रेल रोड ब्रिज कहा जाए जहाँ पे रेल भी है और रोड भी है, यानी कि नीचे इसके ट्रेन चलती है, ऊपर इस पे रोड है। ठीक है, तो वो है ये बोगीबिल ब्रिज। और बोगीबिल ब्रिज किसको किसको जोड़ता है? ये अरुणाचल प्रदेश के धीमाजी को असम के डिब्रूगढ़ को जोड़ता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करें अगर गंडक नदी की, तो ये जो गंडक नदी है ये नेपाल और बिहार में बहती है। इस नदी को नेपाल में शालिग्राम कहते हैं और मैदानों में इसको नारायणी या सप्तगंडकी कहते हैं। ठीक है, ये नदी गंगा नदी की सहायक नदी है। और ये जो गंडक नदी है ये पूर्व में कोसी नदी और पश्चिम में कर्णाली नदी के मध्य बहती है। ठीक है, अब बात करें अगर कोसी नदी की, तो ये कोसी नदी है, ये कहाँ? इसे बिहार का शोक कहते हैं और ये 7 धाराओं के रूप में निकलती है। कहाँ से? ये नेपाल के गोसाई धाम से निकलती है 7 धाराओं के रूप में। ठीक है, इसीलिए इसको सप्तकोसी नदी भी कहते हैं। और भारत में इसकी केवल 3 धाराएं प्रवेश करती हैं। कौन सी? अरुणा कोशी, तैमूर कोशी और सन कोशी। ठीक है, और जो अरुणा कोशी है वो इसकी मुख्य धारा है। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं गंगा की। तो ये जो गंगा है ये कहाँ से निकलती है? ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और ये गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ पड़ता है? ये उत्तराखंड में पड़ता है। फिर उत्तराखंड से आती हुई ये कहाँ पहुँचती है? यूपी में पहुँचती है। फिर यूपी से बिहार में पहुँचती है। फिर बिहार से झारखंड में पहुँचती है। देन पश्चिम बंगाल में पहुँचती है। उसके बाद बांग्लादेश में चली जाती है। ठीक है, इस तरह ये इंडिया के 5 राज्यों में बहती है। उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, देन पश्चिम बंगाल। ठीक है, 5 राज्यों में बहती है और इसको 2018 में नेशन रिवर ऑफ इंडिया घोषित किया गया था। और बांग्लादेश में इस नदी को क्या कहते हैं? पद्मा कहते हैं। गंगा को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? पद्मा कहते हैं। ठीक है, और जो गंगा नदी है इसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर है। हाँ, और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे इसमें गंगा नदी में 2 जीव पाए जाते हैं। कौन कौन से? एक तो डॉल्फिन और दूसरा बैक्टीरियोफेज वायरस। जो बैक्टीरियोफेज वायरस है इसी की वजह से गंगा का पानी है वो पवित्र होता है, मतलब शुद्ध रहता है, खराब नहीं होता है, क्योंकि ये वायरस है ये स्वतः शुद्धिकरण कर लेते हैं। ठीक है, इसीलिए गंगा का पानी कभी खराब नहीं होता है। और गंगा नदी की सहायक नदियां मैंने बताई थी आपको कि सबसे पहले इसमें कौन सी नदी मिलती है सहायक नदी? रामगंगा मिलती है। और सबसे लास्ट में इसको जाके मिलती है महानंदा नदी, महानंदा। क्लियर? और अगर पानी के आधार पर देखें तो इसकी सबसे लंबी सहायक नदी है घाघरा नदी। और अगर पानी के आधार पर और वैसे लंबाई के आधार पर देखते हैं तो इसकी सहायक नदी सबसे लंबी है यमुना नदी। ठीक है, चलिए हो गया। अब नेक्स्ट बताते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक जाएगा तो उसका आकार, अच्छा, ऑप्शन ए है बढ़ जाएगा, ऑप्शन बी घट जाएगा, ऑप्शन सी यथावत बना रहेगा या ऑप्शन डी चपटा
होकर तस्तरी नुमा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए बढ़ जाएगा। देखिए जब वायु का बुलबुला झील के तल से ऊपर की ओर आने लगता है देन तली की अपेक्षा ऊपर की ओर दाब घटने लगता है, जिसके कारण वायु के बुलबुले का वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है। क्लियर? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही निम्नलिखित में से किसके अपघटन से प्राप्त होती है? ऑप्शन ए एसिटिलीन, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी कार्बन टेट्राक्लोराइड, ऑप्शन डी है बेंजीन। तो देखिए यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी मीथेन। इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? CH4। ठीक है, जो मीथेन है इसको क्या कहते हैं? इसको मार्स गैस भी कहते हैं। और ये जो मार्स गैस है ये कहाँ पाई जाती है? ये कीचड़ में पाई जाती है। ठीक है, और जो मीथेन है ये मंगल ग्रह पे भी पाई जाती है, और जो गोबर गैस होती है उसके अंदर भी मीथेन होती है, उसमें इसका परसेंटेज होता है 75%। ठीक है, और जो CNG है जो वाहनों में फ्यूल के रूप में प्रयोग किया जाता है उसमें भी CH4 पाई जाती है, उसमें इसका परसेंट होता है 95%। ठीक है, इसके अलावा ये कहाँ कहाँ पाई जाती है? जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनके विघटन से प्राप्त होती है, तथा कोयले से निकलने वाली गैसों में भी ये पाई जाती है। कौन? CH4। ठीक है, और इसके यूजेस क्या क्या हैं? ये काले रंग को बनाने में, मोटा टायर बनाने में, और छापे खाने की जो स्याही होती है उसको बनाने में, पेंट बनाने में, तथा कार्बन की छड़ें बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और 100 डिग्री सेल्सियस पर इसे जलाने से क्या प्राप्त होता है? ब्लैक कार्बन प्राप्त होता है। ठीक है, जिसको छपाई के काम में लाया जाता है। क्लियर? अब अगर हम बात करें एसिटिलीन की, तो ये जो एसिटिलीन है ये इसका जो IUPAC नेम क्या है? इसको बोलते हैं एथीन। क्या बोलते हैं? एथीन। ठीक है, और इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला वो है C2H2। किसका? एसिटिलीन का। ठीक है, और यह एक क्या है? ये एक हाइड्रोकार्बन है एसिटिलीन। ठीक है, और अगर बात करें कार्बन टेट्राक्लोराइड की, इसको बोलते हैं CCl4, यानी कि कार्बन का एक अणु और क्लोरीन के 4 अणु। ठीक है, तो इस तरीके से इसको क्या बोलते हैं? CCl4। ठीक है, इसका प्रयोग पेस्टिसाइड्स के रूप में किया जाता है, और जो चूहे मारने वाली दवा होती है उसमें यही रहता है CCl4। ठीक है, और इसको पायरीन भी कहते हैं, और CCl4 को ही कहते हैं कमर्शियल पॉइजन, यानी कि व्यापारिक जहर। क्लियर? अब बात करें अगर बेंजीन की, तो ये बेंजीन है, इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H6। ठीक है, और इसका IUPAC नेम तो बेंजीन ही होता है। इसके अलावा इसको बेंजोल भी कहते हैं, फीन भी कहते हैं, और फिनाइल हाइड्राइड भी कहते हैं। ठीक है, जो बेंजीन है ये 6 कार्बन एटम से बनी होती है, जो एक छल्ले के रूप में जुड़े होते हैं। कैसे जुड़े होते हैं? छल्ले के रूप में। इस तरीके से होती है, इस तरीके से यहाँ पे ऐसे होता है, इस तरीके से जुड़ा होता है। देखिए फिर से बता देती हूँ, इस तरीके से होती है ये ऐसे। ठीक है, और यहाँ पे जो प्रत्येक कार्बन एटम है उससे क्या जुड़ा होता है? एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है। यहाँ पे कार्बन होता है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन परमाणु इस तरीके से जुड़ा होता है हर जगह, यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, यहीं पे एक हाइड्रोजन परमाणु भी जुड़ा होता है इससे। ठीक है, और ये जो बेंजीन है किससे प्राप्त होती है? ये पेट्रोलियम से प्राकृतिक रूप से प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, लौंग के तेल का निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख घटक है? ऑप्शन ए मेंथॉल, ऑप्शन बी यूजेनॉल, ऑप्शन सी मीथेनॉल, ऑप्शन डी है बेंजोल्डिहाइड। देखिए यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यूजेनॉल। देखिए ये जो लौंग का तेल है ये एक नेचुरल पेन किलर होता है, यानी कि प्राकृतिक दर्द निवारक दवा है ये। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं? इसको नेचुरल एंटीसेप्टिक भी कहते हैं। इसका प्रयोग दांतों का दर्द खत्म करने के लिए किया जाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित किस फसल में नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? गेहूं, चना, धान या फिर सरसों? देखिए यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी धान। देखिए जो ये नील हरित शैवाल हैं इनको साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है, और इनका प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में नाइट्रोजन के स्थिरीकरण करने के लिए धान की खेती में किया जाता है। ठीक है, धान की फसल में किया जाता है। और देखिए ये जो धान है ये किसकी फसल है? ये है खरीफ की फसल। ठीक है, इसके अलावा मक्का, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन, गन्ना, जूट, कपास, ये सारी की सारी खरीफ की फसलें हैं। ये जून और जुलाई में बोई जाती हैं और अक्टूबर के आसपास इनको काट लिया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा जो गेहूं है, चना है, सरसों हैं,
ये सारी की सारी किसकी फसल है, ये रबी की फसलें हैं, ठीक है। इसके अलावा जौ होता है और मशहूर होता है, ये भी रबी की फसल होती है। जो रबी की फसलें होती हैं इनको अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? सेब, पपीता, अमरूद या फिर आम। देखिए यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी कि आम, ठीक है। देखिए आम है वो सभी फलों का राजा होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन सी भी पाया जाता है और विटामिन ई भी पाया जाता है। 3 विटामिन पाए जाते हैं इसमें, ए, सी और ई, ठीक है। इसके अलावा इसमें मिनरल्स भी होते हैं। कौन से? पोटेशियम, मैग्नीशियम और कॉपर, ये मिनरल भी होते हैं इसमें, ठीक है। अब अगर बात करें सेब की, तो सेब में पाया जाता है मैलिक एसिड, ठीक है। कौन सा? मैलिक एसिड, ठीक है। सेब में मैलिक एसिड पाया जाता है। और पपीता की बात करें तो पपीता में पाया जाता है विटामिन ए। और अमरूद की बात करें तो अमरूद में पाया जाता है विटामिन सी, ठीक है। और इसके अलावा विटामिन सी पाया जाता है आंवला में, नींबू में और संतरा में। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है, पारितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? ऑप्शन ए महासागर, झील, घास स्थल या मैंग्रोव। देखिए यहाँ पे आपका ये जो मैंग्रोव होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होती है। बिकॉज देखिए जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता ज़्यादा होती है, वहाँ पे उत्पादकता यानी कि प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा होती है। तो बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा होती है मैंग्रोव में, मैंग्रोव के बाद होती है घास स्थल में, फिर उसके बाद झील में होती है, फिर उसके बाद महासागर में होती है। तो इस तरीके से यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ठीक है। कि मैंने आपको फिर से एक बार बता देती हूँ कि जहाँ बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होगी वहाँ प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा होती है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है, कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण इनमें से किससे शुरू हुआ? ऑप्शन ए क्योटो प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी अर्थ शिखर सम्मेलन, ऑप्शन सी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ऑप्शन डी G8 शिखर सम्मेलन। देखिए यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है। जो ये कार्बन क्रेडिट है इसकी अवधारणा कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रण करने की जागरूकता फैलाने के लिए की गई थी, ठीक है। जो ये कार्बन क्रेडिट प्रणाली है, इस प्रणाली के तहत किसी देश में उपलब्ध उद्योगों के अनुसार उस देश के द्वारा किए जाने वाले अधिकतम कार्बन उत्सर्जनों का निर्धारण किया जाता है। किसी देश या समूह को उसके निर्धारित अधिकतम कार्बन उत्सर्जन में से प्रति मीट्रिक टन कटौती करने पर एक कार्बन क्रेडिट दिया जाता है। और जो ये कार्बन क्रेडिट है इसका जो मूल्य है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रय विक्रय उनके वर्तमान मूल्य के अनुसार होता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट है अर्थ शिखर सम्मेलन, यानी कि ये मैंने आपको बताया था अर्थ समिट, ये कब हुआ था? ये 1992 में हुआ था, रियो डी जेनेरियो में, ठीक है। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, ये भी मैंने आपको बताया था, ये किसके लिए की गई थी? ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC को रोकने के लिए की गई थी। और ये इसको कहाँ साइन किया गया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को? इसको 1987 में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में साइन किया गया था। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है, मॉलिंग नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है त्रिपुरा, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी नागालैंड। देखिए यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश। बिकॉज अरुणाचल प्रदेश में मॉलिंग नेशनल पार्क है, इसके अलावा नामदफा नेशनल पार्क भी है, ठीक है। ये नामदफा नेशनल पार्क है, इसकी स्थापना 1974 में की गई थी, ठीक है। अब बात करें अगर त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा में है क्लाउडेड नेशनल पार्क और राजबरी नेशनल पार्क। कौन से? क्लाउडेड, CLOUDED, क्लाउडेड नेशनल पार्क, और इसके अलावा राजबरी नेशनल पार्क, RAJBARI, राजबरी नेशनल पार्क, ठीक है। और अगर बात करें मिजोरम का हो चुका, हाँ मिजोरम का नहीं, मिजोरम में है मुरलेन नेशनल पार्क। कौन सा? मुरलेन नेशनल पार्क। और इसके अलावा है ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क। कौन सा? ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क, ठीक है। और नागालैंड में है इंटांकी नेशनल पार्क, ऐसे लिखते हैं NTANKI, इंटांकी नेशनल पार्क। ये कहाँ है? ये नागा।
चलिए नेक्स्ट है, इंडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक है। तो ये है SO2 या CO2 या NO2 या फिर रेडॉन गैस। तो देखिए यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, रेडॉन गैस। ठीक है, जो रेडॉन गैस है ये एक रंगहीन, गंधहीन, रेडियो एक्टिव गैस है, रेडियो एक्टिव अक्रिय गैस है, यानी कि इनर्ट गैस है ये। ठीक है, और ये गैस है ये रेडियम से उत्सर्जित होती है, और जो रेडॉन गैस है इससे फेफड़ों का कैंसर और ब्लड कैंसर होने की संभावना होती है। और जो रेडॉन गैस है ये मिट्टी से नेचुरली निकलती है, और जब भूकंप आता है तब भी निकलती है कौन सी, रेडॉन गैस। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है, जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? ऑप्शन ए 1980 या 1974 या 1981। देखिए यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 1974। प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम है, ये कब लागू किया गया, ये कब आया, 1974 में आया था, बट 1988 में इसे फिर से संशोधित किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन बी 1974। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है, हरित सोना क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन ए केसर उत्पादन, ऑप्शन बी अंडा उत्पादन, ऑप्शन सी बांस उत्पादन, ऑप्शन डी जूट उत्पादन। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी बांस उत्पादन। बांस के बारे में मैंने आपको उस दिन बताया था कि 2017 में इसे वन से हटा के और कृषि में इसको शामिल कर लिया गया है। ठीक है, तो जो हरित सोना क्रांति है वो बांस उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, और जो केसर उत्पादन है ये फर्स्ट ऑप्शन है जो आपका, जो केसर उत्पादन है ये किससे संबंधित है, ये सैफ्रॉन क्रांति से संबंधित है, SAFRON, सैफ्रॉन क्रांति से संबंधित है। ठीक है, और जो ये अंडा उत्पादन है ये रजत क्रांति से संबंधित है। ठीक है, और ये जो जूट उत्पादन है ये स्वर्ण रेशा क्रांति से संबंधित है। किससे? स्वर्ण रेशा क्रांति। ठीक है, और जो कपास उत्पादन होता है वो किससे संबंधित है, वो रजत रेशा क्रांति से। ये दोनों एक साथ ही हैं, जूट उत्पादन और कपास उत्पादन। तो जो जूट उत्पादन है वो स्वर्ण रेशा क्रांति और कपास उत्पादन है वो रजत रेशा क्रांति। ठीक है, और विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, कौन है? नॉर्मन बोरलॉग, नॉर्मन बोरलॉग है। ठीक है, और भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? MS स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन। ठीक है, MS स्वामीनाथन। ठीक है, और जो भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ठीक है, और जो श्वेत क्रांति है किससे संबंधित है? ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है, राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? देखिए जो राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र है ये स्थित है चित्री में। चित्री कहाँ पड़ता है? चित्री पड़ता है तमिलनाडु में। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है, भारत सरकार के द्वारा विनिवेश प्रक्रिया से अर्जित धन जाता है, कहाँ जाता है? आकस्मिक निधि में या संचित निधि में या लोक लेखा निधि में। देखिए मैंने आपको उस दिन बताया था कि जो आकस्मिक निधि होती है यानी कि कॉन्टीजेंस फंड जो होता है उसमें क्या होता है, इससे केवल राष्ट्रपति पैसे निकाल सकता है। ठीक है, और जो संचित निधि होती है यानी कि कंसोलिडेटेड फंड, कौन सी? संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड, इससे केवल संसद पैसे निकाल सकती है। ठीक है, और जो लोक लेखा समिति है इससे केवल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पैसे निकाल सकती है। तो जो भारत सरकार के द्वारा जो विनिवेश प्रक्रिया होगी, विनिवेश प्रक्रिया से जो अर्जित धन होगा वो भी कहाँ जाएगा? लोक लेखा में ही जाएगा। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, लोक लेखा में। ठीक है, पब्लिक अकाउंट फंड में। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के बीच संबंध को दर्शाता है? ऑप्शन ए लेफर वक्र, ये वर्ग नहीं है यहाँ पे वक्र है, ऊपर से हटा के नीचे ऐसे रा कर दीजिएगा। सेकंड है फिलिप्स वक्र, और सी है लॉरेंज वक्र, और डी है मांग वक्र। देखिए यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, फिलिप्स वक्र। ठीक है, जो ये फिलिप्स वक्र है ये एक ग्राफिक वक्र होता है जो मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के संबंध को दर्शाता है। अकॉर्डिंग टू दिस कर्व मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच कौन सी स्थिति होती है? ट्रेड ऑफ की स्थिति होती है। ठीक है, और यह वक्र है, यह दर्शाता है
कि अगर मुद्रास्फीति बढ़ती है तो बेरोजगारी कम हो जाती है। क्लियर। अगर बात करें लेफर वक्र की, तो ये जो लेफर वक्र है ये टैक्स रेट और टैक्स रेवेन्यू के बीच अरैखिक संबंध को दर्शाता है। ठीक है। और लॉरेंज वक्र की बात करें तो ये जो लॉरेंज वक्र है ये इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में व्याप्त विषमताओं को दर्शाता है। ठीक है। और मांग वक्र, ये मांग वक्र है, ये बाएं से दाएं ऊपर की ओर हमेशा जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है डंकन मसौदा किससे संबंधित है? विश्व व्यापार संगठन से, या देशों के बीच परमाणु संधि करने से, या फिर सुपर 301 से संबंधित है, या नशीली दवाओं के व्यापार की जांच से संबंधित है? तो देखिए यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, विश्व व्यापार संगठन, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। देखिए जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है इसको पहले 1 जनवरी 1995 से पहले इसको कहा जाता था GATT, GATT, यानी कि जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड ट्रैफिक एंड ट्रेड इसको कहा जाता था। ठीक है। कब? 1 जनवरी 1995 से पहले। ठीक है। तो उसी समय जब गेट की उरुग्वे वार्ता हुई थी, उसी उरुग्वे वार्ता के दौरान उसके तत्कालीन महानिदेशक थे ऑर्थर डंकन। तो ऑर्थर डंकन ने ही एक प्रस्ताव पारित किया था, एक प्रस्ताव जारी किया था, उसी को क्या कहते हैं? डंकन मसौदा कहते हैं। और इसका जो हेडक्वार्टर है गेट का या फिर WTO का है। भाई नाम ही तो चेंज हो गया है, तो उसका जो हेडक्वार्टर तो वही रहेगा जो था पहले। तो हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में। जेनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। ठीक है। और जो WTO है इसके प्रेजेंट में जो हेड है वो कौन है? रॉबर्टो अज़ावेडो। रॉबर्टो अज़ावेडो, AZEVEDO, रॉबर्टो अज़ावेडो। ये क्या है? ये ब्राजीलियन है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है भारत का संविधान भारत की सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय किस क्षेत्र के तहत लेने का अधिकार देता है? ऑप्शन ए है अपीलीय न्यायाधिकार, ऑप्शन बी वास्तविक न्यायाधिकार, ऑप्शन सी सलाहकार न्यायाधिकार, ऑप्शन डी है रिट न्यायाधिकार। देखिए यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, वास्तविक न्यायाधिकार। ठीक है। ऑप्शन बी वास्तविक न्यायाधिकार। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है लोकसभा की सर्वाधिक सीटें अनुसूचित जनजाति को किस प्रदेश में आरक्षित हैं? देखिए लोकसभा की सर्वाधिक सीटें नहीं पूछ रहा है, अगर लोकसभा की सर्वाधिक सीटों की बात की जाए तो कहाँ है? यूपी में है। कितनी है? 80। ठीक है। लेकिन ये कह रहा है कि लोकसभा की सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो देखिए यहाँ पे इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। ऑप्शन जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कुल कितनी है? 29। और यहाँ पे जो अनुसूचित जनजाति है इसके लिए जो आरक्षित सीटें हैं वो है 6 सीटें। 29 में से 6 सीटें हैं जो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। ठीक है। और अगर बात की जाए राजस्थान की, तो राजस्थान में लोकसभा की सीटें हैं 25, और आंध्र प्रदेश में भी कितनी है? 25, और गुजरात में है 26। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति के अध्यादेश से, या सुप्रीम कोर्ट का सलाहकार क्षेत्राधिकार, या जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति, या फिर चुनाव आयोग? देखिए जो संविधान का अनुच्छेद 123 है ये संबंधित है राष्ट्रपति के अध्यादेश से, यानी कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 123 राष्ट्रपति है वो अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है। और अगर उसकी बात करें हम लोग राज्यों में, तो राज्यों में वो कर सकता है, राज्यपाल कर सकता है। वो कितना होता है? वो आर्टिकल होता है 213। ठीक है। और जो सुप्रीम कोर्ट है ये कौन से आर्टिकल में है? ये है हमारे 124 आर्टिकल में। ठीक है। आर्टिकल 124 में। और जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति ये है आर्टिकल 370 में थी, लेकिन अब तो खैर इसको हटा दिया गया है। और जो चुनाव आयोग है यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये है आर्टिकल 324 में। कितने में? आर्टिकल 324 में ये चुनाव आयोग है। ये एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है, और क्या जो भारत में चुनाव कराने की जो प्रोसेस है वो सारी प्रोसेस कौन करता है? चुनाव आयोग करता है। जैसे कि किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी घोषित करना, या फिर उसको चुनाव चिन्ह देना। ठीक है। ये सब कौन करता है? चुनाव आयोग करता है। ठीक है। ये सारी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है। चलिए
नेक्स्ट है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2019 में गरीबों को 25% मुफ्त सीटों का आदेश दिया गया, जिसमें भारत के निम्नलिखित स्कूल हैं। केवल सरकारी स्कूल, ऑप्शन बी केवल प्राइवेट स्कूल, ऑप्शन सी सरकारी और प्राइवेट स्कूल दोनों, ऑप्शन डी सरकारी स्कूल, अनुदानित प्राइवेट स्कूल या बिना अनुदानित प्राइवेट स्कूल। देखिए यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी कि किसी भी तरीके का स्कूल हो, सारे स्कूलों को 25% सीटें हैं वो किसको देनी पड़ेंगी, वो उनकी आरक्षित रहती हैं। ठीक है, किसके लिए, गरीबों के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है मतदान निगरानी प्रणाली पहली बार किस राज्य में लागू की गई थी। ऑप्शन ए है गोवा, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी है असम, ऑप्शन डी है त्रिपुरा। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए गोवा। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। आई होप आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर प्लीज़ पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।